हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो चर्चा करूंगा वो तो मार्केट की जो एनालिसिस हम करते हैं वो करेंगे ही, लेकिन आज तीन चर्चाएं मैं सबसे पहले विशेष रूप से करूंगा। सर, आप जरूर से जरूर कल का एनालिसिस की बात करूंगा, लेकिन वो बाद में। आज सबसे पहले चर्चा करेंगे यूएस के अंदर जो जीडीपी का डेटा है उसकी। दूसरी बात करेंगे जो बैंकिंग की वैल्यूएशंस चल रही है, जिसकी वजह से निफ्टी भी वैल्यूएशन डैमेज हो रही है और बैंक निफ्टी की तो हो ही रही है, और मुझे अभी क्या आउटलुक लगता है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। और तीसरा, ब्रेंट क्रूड का $82 पर वापस लौटाना। इन तीनों मुद्दों के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मुद्दा है यूएस की जीडीपी डेटा। अब यूएस का जीडीपी डेटा जो उम्मीद थी उससे बेहतर आ गया, और जीडीपी के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 3.5% के आसपास आया इस क्वार्टर में, यानी कि इस क्वार्टर का मतलब जो लास्ट क्वार्टर गया है। अब उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डाउ जोन्स S&P 500 की कंपनी के लिए तो राहत भरी खबर है कि भाई ठीक है, देश में तरक्की हो रही है। लेकिन अगर रसेल 2000 या उनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसको देखें और या नेस्डेक को देखें तो ये खराब खबर है। खराब खबर क्यों है कि अगर यूएस के अंदर जीडीपी में ग्रोथ आ रही है, इनकी इकोनॉमी का कोई चैलेंज उनके सेंट्रल बैंक्स को नहीं लगता, और अगर इन्फ्लेशन कमजोर नहीं होती है तो इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक निश्चिंत है कि भाई इन्फ्लेशन ही कंट्रोल करनी है, ग्रोथ पे तो हमारे हायर रेट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हमारा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तब भी हमारी जीडीपी जो है बूम बूम कर रही है, तो हमें तो कोई रिस्क है ही नहीं। तो अब अल्टीमेटली गरीब आदमी को तो सहारा देना पड़ेगा। गरीब हर कंट्री में होता है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका में भी बहुत गरीब है, ऐसा नहीं है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका बिल्कुल सारे रिच लोग हैं, ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी गरीब लोग हैं। हर तरीके की क्लास होती है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और जो पुअर क्लास आप जिसको बोल सकते हैं आज की डेट में, तो वो भी है वहाँ पे। और उसके अलावा देखिए जो रिच है, सुपर रिच है, वो सब कैटेगरीज हैं वहाँ पे। लेकिन अब जो है लोअर मिडिल क्लास और मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि भाई बिलो मिडिल क्लास, उन सब का जो है अमेरिका वालों ने ध्यान रखना है। तो वो जो फिगर है वो आईटी कंपनीज के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि आईटी कंपनी की वैल्यूएशन जो है फिर वो ऊपर नहीं जा पाती अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता है तो जिस वजह से नेस्डेक तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, डाउ जोन्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पहली खबर, मेरा जो आकलन था वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी खबर, इंडिया के अंदर बैंकिंग की वैल्यूएशन इतनी कम क्यों? अरे सर, इतनी कम नहीं है, आपको बात बताता हूँ। देखो, बैंकों का धंधा है, बैंकों ने पैसा उधार लेके पूरी दुनिया में पैसा बांट रखा है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी छींक आएगी ना, बैंकों का पैसा मरता है। इंडिया की इकोनॉमी में कोई भी रिस्क होगा ना, सबसे पहले बैंकों का पैसा मरेगा। और बैंक ने पैसा लुटाना तो देखो डिपोजिटर्स का है। तो आप देखते हैं हर 10-12 साल में एक आधे बैंक के ऊपर गाज गिर जाती है। मुझे याद है एक वेस्टर्न यूनियन बैंक था, उस पर गाज गिरी, पीछे एक दो और बैंकों पे था, फिर पीएमसी बैंक घोटाला आपने देखा था। उसके अलावा देखिए येस बैंक को भी सरकार ने बचा लिया, नहीं येस बैंक भी तबाही था। तो इस तरीके से जो बैंक्स हैं वो हमेशा एक हाई रिस्क कैटेगरी में, हाई बीटा सेगमेंट में रहते हैं। लेकिन यहाँ से ग्रोथ भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि यहाँ से पैसा मल्टीप्लाई करने का भी बड़ा मौका है। क्योंकि आपने कैपिटल लगाई 100 रुपये, 900 रुपये का लोन लिया या डिपॉजिट्स लिया, और उस डिपॉजिट से और 100 रुपये का कैपिटल, 900 रुपये के डिपॉजिट और 900 रुपये के डिपॉजिट और 100 रुपये की कैपिटल, इसको सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करके मान लो 30% पैसा ब्लॉक कर लिया, बाकी पैसा बाजार में डाल दिया, और जो पैसा डालोगे उसमें 3 या 4% का एक्स्ट्रा रिटर्न लोगे। तो अगर आपकी कैपिटल 100 रुपये और आपके पास डिपॉजिट 900 रुपये के है, तो वो तकरीबन 6 या 7 गुना पैसा आप एक्स्ट्रा बांट देते हो। तो अगर आपको 4% रिटर्न आ रही है 7 गुना वैल्यू पे, तो आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी 28% हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो इक्विटी शोल्डर्स है उनको जब दमदार पैसा बनता है बैंकों के अंदर। अब बैंकों के अंदर जो पी वैल्यूएशन थी, प्राइवेट सेक्टर के बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और साथ में कोटक बैंक, अगर हम इन बैंकों को देखें तो ये जो तीनों बैंक हैं, अगर इनका हम एवरेज वर्कआउट करें पिछले 10 साल का,
तो आप देखेंगे कि ये जो जनरली पी रेशियो डिजर्व करते थे ये 20 के आसपास की डिजर्व करते थे, 20 से 22। अगर आप उससे पहले के 5 साल जाओगे तो मुझे याद है कि कोटक बैंक 40 से ऊपर की पी रेशियो डिजर्व करता था, HDFC 30 से 35 के बीच की। लेकिन अब वो रेशियोज नीचे नीचे आ रही हैं पी रेशियो। तो सेम ग्रोथ करने के बावजूद भी, या ग्रोथ अगर थोड़ी सी कम भी हो रही है, तो पी डी ग्रेड हो गई है। वो पी डी ग्रेड क्यों हो गई है? क्या ये फिर दोबारा से रीग्रोथ होगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं अपना रीजन बताता हूं। देखिएगा, बैंकिंग सेक्टर में पहले जब आपके पास एक प्ले ग्राउंड है, उसमें आपके पास सीधी सी बात है कि मेजरली पीएसयू बैंक थे। तो पीएसयू बैंक तो देखिए मंत्रालय के फोन से लोन बांटते थे, वो पैसा डूब जाता था आधा। बैंकों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो पीएसयू बैंकों का कोई कंपटीशन था नहीं, सीधा सीधा। और प्राइवेट सेक्टर बैंक खुले सांड की तरह ग्राउंड में दौड़ रहे थे। तो सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए ग्रोथ की पूरी अपॉर्चुनिटी थी, सरकारी बैंकों को कोई कंपटीशन था नहीं, और मार्केट बहुत बड़ी थी, और इन्होंने ज्यादातर मार्केट शेयर कब्जा लिया प्राइवेट सेक्टर बैंक ने। और वो जो सारा शेयर गया वो सरकारी बैंकों का शेयर गया, और सरकारी बैंकों की इनएफिशिएंसी। लेकिन पिछले 4-5 साल से इस गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन सरकारी बैंकों के ऊपर भी ये बोला कि हम बार बार कैपिटल डाल के बैंकों को नहीं बचाएंगे, तुम अपना पैसा खुद कमाओ, अपने आप को अपने पैरों पे खड़े हो। और तो सरकार ने देखिएगा बैंकों का मर्जर भी किया, पीएसयू बैंकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी, और पीएसयू बैंकों के जो एनपीएस थे वो भी रिड्यूस हुए। तो जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी थी पीएसयू बैंकों की वो बढ़ी। अब उसमें मार्केट शेयर किसका टूटा? पब्लिक सेक्टर बैंक का बढ़ गया, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक को प्राइवेट पेनिट्रेट करने की इतना स्कोप है नहीं। अब एक प्ले ग्राउंड का 75% हिस्सा पहले ही आपने कैप्चर कर लिया, तो अब जो बाकी हिस्सा है दौड़ लगाने के लिए, उसमें सरकारी बैंक भी है और वो भी एफिशिएंट है। अब प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, वो तो चलो एफिशिएंट था ही, तो अब एफिशिएंसी के साथ एफिशिएंसी की लड़ाई हो रही है, और ग्राउंड हो गया छोटा ग्रोथ करने के लिए। तो अल्टीमेटली जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी तो इस बात को समझते हैं कि भाई हम जिसको 30 या 35 की पी रेशो दे रहे थे, हम उस पी रेशो को क्यों दे 30 या 35 की। तो वो ले आए बाजार को 15 से 18 की पी के ऊपर प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक में। अब हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी पेट में दर्द हो रहा है कि जी ये इतनी कम रेशो थोड़ी ना होगी, ये तो डिजर्व करके ऊपर आएगी, और इसीलिए सबके बड़े बड़े टारगेट ही दे देते हैं। लेकिन माय डियर, आप ये तो देखो ना, बैंकों के रिजल्ट देखो, ग्रोथ हुई नहीं। एफआईआईज को तो पता है, वो तो पहले से उनको पता थी ये बात, मैंने प्रोविजनल तब भी बताई थी, तो इन्होंने उठा के बाजार को खींच दिया। जब बाजार खींच रहा था भाई डोमेस्टिक मनी से, तो एफआईआईज ने कहा भाई तुम अगर आग लगा रहे हो तो घी हम डाल देते हैं। इन्होंने पहले बाजार को ऊपर लेके गए, एफआईआईज ने भी खुद बाइंग की, और एफआईआईज ने बाइंग में पैसे बनाए, और फिर इन्होंने वहां पे जाके शॉर्ट पोजीशन की। और फिर देखिएगा पिछले 10 दिनों में क्या बैंकों को ये हालत की है, क्या बैंकों के शेयर्स की सेलिंग हुई है। तो उन्होंने दोनों साइड पैसे बनाए। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे वो गिरेंगे फिर खरीदने के लिए आएंगे। मुझे भी लगता है कि डिप के बाद एक बाउंस आता है। अब बात ये हो रही कि क्या रीरेटिंग होगी। अब मैं इसके बारे में दूसरा आपके साथ दृष्टिकोण रखता हूं। दूसरा दृष्टिकोण ये कि भाई जो बैंकों की वैल्यूएशन हमारे यहाँ पे है, तो अगर आप यूएस में भी जाओगे तो 11-12 की पी वैल्यूएशन है एवरेज, तो हम अभी भी 16-17 पे हैं। तो सर हमारे पास ग्रोथ ज्यादा है। अरे भाई साहब, चाइना के अंदर भी 20 की पी रेशो पे बैंक ट्रेड होते थे। आज की डेट में जो उनका बैंकिंग का जो फाइनेंशियल इंडेक्स है, उसकी खुद की 7 की पी रेशो पे वो ट्रेड कर रहा है। तो चाइना के बैंक अगर 7 के पी रेशो पे ट्रेड कर रहे हैं, यूएस के बैंक 12 की पी पे ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर हम 30-35 पे कर रहे थे और प्राइवेट सेक्टर के धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा से वहां पे जाओगे। इसका मतलब आप ये मेंटेन कर लोगे ना, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके सेक्टर में ग्रोथ नहीं है। तो बैंकिंग शेयर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि खराब है या अच्छे हैं, बट बैंकिंग शेयर्स अब ट्रेड करने लायक है, बजाय कि उनमें इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढो। इन्वेस्टमेंट के भाव नहीं है खरीदने के, ट्रेड करो, स्टॉप लॉस लगाओ, मूव्स आएंगे ऊपर के भी नीचे के भी, जो उनको प्ले करेगा भैया वो पैसे कमाएगा। तो इन्वेस्टमेंट करनी है और एरियाज है। और अभी देखिएगा इंडिया में हम किसी स्मॉल कैप, मैं मतलब रिजल्ट एनालिसिस कर रहा हूं, तो मतलब आज भी मैं अगर 10 कंपनियों की जो पिछले इस हफ्ते में रिजल्ट है उनको देखने जाता हूं, उनकी पहले पी रेशो 35-40, 35-40, 50, तो भाई उन रेशियोज को जिस ग्रोथ रेट पे वो कंपनियां बढ़ रही हैं, मुझे लगता है कि वो डिजर्व करेंगी। तो ये जो मेरा आकलन है, इसमें बस एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडिया से तकरीबन 3 लाख करोड़ मनी का आउटफ्लो हो जाएगा, कैश आउटफ्लो, अगर चाइना की इकोनॉमी रिकवर करेगी तो।
और वो जब सेलिंग होएगी वो ब्रॉड बेस होएगी, खाली इंडेक्स में नहीं होएगी, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी इंडियन मार्केट, क्योंकि उसमें रिटेलर और स्मॉल जो रिटेलर्स है और जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो फंस जाएंगे। और रीजन यही है, तो इसलिए जीत किसकी है भाई, एफआईज को क्या दिक्कत है, एफआईज को तो पता है यार मेरे 40 की पी रेशो पे शेयर बिक रहा है, 35 की पी पे बिक रहा है, यानी कि जिस शेयर्स में अर्निंग 35 साल में आपका पैसा रिकवर करके देगी, 30 साल में आपका पैसा रिकवर करके देगी, ग्रोथ को भी एडजस्ट कर लो 20 साल में रिकवर करके देगी, तो क्यों यहाँ पे पैसे लगाएगा। जिस दिन उनको चाइना में स्टेबिलिटी मिल गई, मनी चाइना को फ्लो कर जाएगी। तो ये एक बड़ा रिस्क है जो हमारे शेयर बाजार में कोई आपको नहीं बता रहा। जब एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था ना, तब मैंने भाई साहब 3 वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था भाई एचडीएफसी बैंक के अंदर जो एचडीएफसी लिमिटेड के पाप है ना, वो एचडीएफसी बैंक अपने माथे पे ले रहा है, और जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक के शेयर प्राइस के ऊपर डेंट पड़ेगा। और मैंने सारी वैल्यूएशंस कैलकुलेशंस करके दी थी, तब लोग सब कह रहे थे सर आपको क्या पता, अभी तो 2100 का भाव जाएगा। तो आप भी देख लो, वही एचडीएफसी बैंक है। तो जो वैल्यूएशंस है वो देर सवेर काम करती है, तो ये इस बात आपको ध्यान रखना चाहिए। आप शेयर को खरीदिए इस बाजार में जहां पर अच्छी वैल्यूएशंस में शेयर मिले। लेकिन हुआ क्या है कि पिछले 2-3 साल में कंपनियां ओवर रिसर्च हो गई हैं, ओवर ऑप्टिमिज्म हो गया, जिसकी वजह से इस समय पर बाजार में मतलब फूक फूक कर कदम रखने वाली बात है। नहीं तो जो हमें डर लग रहा है वो ये कि अगर बाजार में एक बार ये सेलिंग शुरू हो गई तो और वो पैसा निकल गया, वो दोबारा नहीं आएगा 2-3 साल 4 साल तक, जब तक की वैल्यूएशंस रीजनेबल नहीं होंगे। और तब तक हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर तो भाई थक हार के उन शेयरों को बेच देगा। तो पैसा बनाने का चांसेस छोड़िए, भी आप पैसा जो कमा लिया ना उसको अपने घर ले जाने की सोचिए, और पैसा बचाने की सोचिए कि आपको लॉस नहीं देना। बस ये गोल्डन रूल याद रखिएगा। ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात थी ब्रेंट क्रूड का प्राइस। ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो $82 पे हो गया, वो हमारे लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी है। और एक और चीज है, एफआईएस के जो डेटा है उन पे मैं विशेष नजर आज आप रखूंगा। तो देखिएगा, अब आपको यहां पर क्या चीजें ध्यान रखनी है, मैंने वो आपके साथ चर्चा की है। शेयर बाजार में अच्छा पैसा बना है पिछले 2-2.5 साल में, वो पैसा प्रोटेक्ट करना है, लालच के चक्कर में वो पैसा गंवाना नहीं है। ये गोल्डन रूल है मेरे आज की वीडियो का, ठीक है। पैसा जिसने बचा लिया ना, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी बाजार में, ठीक है। मैं आज बात कह रहा हूं, आज नहीं मिलेगी, आप अगले 2 महीने 2.5 महीने में देखना। हो सकता है समय पीरियड और भी हो जाए, लेकिन उस समय के लिए पैसा होना चाहिए आपके पास। अपॉर्चुनिटी आपके पास कोई ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि यहां से आप शेयर बाजार में 20% या 25% आप इस अगले साल में कमा लोगे, ठीक है। मुझे यहां लगता है कि कमाने का जो रेट है वो 10-12% है, और रिस्क का जो रेट है वो 20%। तो रिस्क रिवार्ड अभी हमारे फेवर में नहीं है। अगर आपको कहीं पे निवेश करना भी है तो ऐसे सेक्टर में करिए जहां पर की डिफेंसिव है। डिफेंसिव का मतलब ऐसा सेक्टर जहां पे इकोनॉमी के उथल से आपको चैलेंज नहीं होगा। अभी भी मुझे लग रहा है, मैं पिछले 1-1.5 साल से बोल रहा हूं, जब फार्मा बिल्कुल नीचे था तब से बोल रहा हूं कि मेरी एक फेवरेट अभी भी जो सेक्टर है इन वैल्यूएशंस के ऊपर भी फार्मा है। हालांकि फार्मा महंगा हो गया, अगर 10 से 15% की करेक्शन आती है फार्मा में तो फार्मा अभी भी सबसे बेटर चॉइस है, ठीक है जी। ये मेरी अपना आकलन है। अब एनालिसिस करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो हो गई 13 मिनट की। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।